समाज को भी समझना होगा कि कुछ जातियों को, कुछ वर्गों को ही प्रशासन और शासन क्यों टारगेट करता है। यदि जगन गुर्जर की हत्या का खुलासा नहीं हुआ, इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, उसके अंतिम संस्कार में वो जो लाखों का हुजूम था, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जगन गुर्जर की हत्या किस तरीके से की गई, किस तरीके से एक हाई सिक्योरिटी जेल में गला घोंटकर उनको मार दिया गया, वो इस समय सवालों के घेरे में है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक अपराधी के पक्ष में आखिर गुर्जर समाज के लोग क्यों खड़े हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय एडवोकेट परवेश गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। परवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जगन गुर्जर की हत्या पर इतना हो हल्ला आखिर क्यों हो रहा है, वजह क्या है? देखिए विपिन जी, सवाल ये नहीं है कि जगन गुर्जर की हत्या पे इतना हो हल्ला क्यों। सवाल ये है कि ये जो जगन गुर्जर जैसे लोग हैं, ये अपराध की, जराइम की दुनिया में पदार्पण करते क्यों हैं। सीधा सच्चा सज्जन खेती करने वाला व्यक्ति अपराध की दुनिया का एक इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा चेहरा कैसे बन जाता है। विषय ये है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसान परिवारों के, मध्यम वर्गीय परिवारों के जो नौजवान हैं, ये कहीं ना कहीं पढ़े लिखे कह लीजिए या स्वाभिमान से जोड़ के हर घटना को देखते हैं। जगन गुर्जर का जो परिवार था, ये साधारण खेती किसानी करने वाला परिवार था। दूध बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। होता क्या है कि जगन गुर्जर के जो रिश्तेदार थे, उसके जो बहनोई थे, उसके जीजा जो थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो जगन गुर्जर और उसका जो पूरा परिवार है, रोता बिलखता, दर दर की ठोकरें खाते हुए, शायद ही कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई राजनीतिक चौखट उन्होंने छोड़ी हो जहां न्याय की गुहार ना लगाई हो। जब एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान या स्वाभिमानी, साफ सुथरी छवि का एक नौजवान, जिसने कभी किसी थाने का, किसी कचहरी का, किसी जेल का मुंह ना देखा हो, ऐसा नौजवान जब टूटता है, जब उसकी उम्मीदों का बिखराव होता है, जब कहीं ना कहीं उसके साथ सामाजिक जुड़ाव नहीं हो पाता, जब उसको समाज की, परिवार की, क्षेत्र की, अपनों की, शासन की, प्रशासन की, कानून की, संविधान की मदद की जरूरत पड़ती है, और वो वहां से खाली हाथ वापस लौटता है, निराश लौटता है, उसके साथ हुई जुल्म, जाति, उत्पीड़न, अत्याचार में कोई उसके साथ खड़ा दिखाई नहीं देता, तो फिर वो जगन गुर्जर से जगन बागी बन जाता है। फिर वो बिहेड़ों की राह चुन लेता है, फिर वो चंबल की घाटी में उतरता है, और फिर वो अपना बदला स्वयं लेने के लिए आतुर रहता है। ऐसे जगन गुर्जर बनते हैं, और इनके बनाने में कहीं ना कहीं कुछ हाथ समाज का होता है और कुछ हाथ इस तानाशाही प्रशासनिक अत्याचार का होता है। तो समाज को सबसे पहले इन चीजों का अवलोकन करना चाहिए कि जो एक बदमाश है, अपराधी है, डकैत है, कुख्यात है, खूंखार है, क्या वो जन्मजात ऐसा था? क्या उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की? क्या उसका देश में और देश की व्यवस्था में विश्वास नहीं था? उसको परिस्थितियों ने मजबूर किया, और कहीं ना कहीं 50% अपराधियों के पीछे उनके अतीत की सच्चाई है ये विपिन जी। यदि समाज इन चीजों का अवलोकन करे और जुल्म, जाति, उत्पीड़न, पीड़ा के समय एक नौजवान के साथ खड़ा हो जाए, तो शायद 50% अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। दूसरी बात, जगन गुर्जर बागी था या बदमाश था या डकैत था या अपराधी था, यह जांच का विषय है। क्योंकि उसके खिलाफ असंख्य मुकदमे पंजीकृत हैं, तो जाहिर सी बात है कानून की भाषा में वो अपराधी था, एक खूंखार अपराधी। पर उसका परिवार, उसका क्षेत्र चूंकि उसकी हकीकत से वाकिफ है, इसलिए वो उसको डकैत स्वीकारने में, उसको डकैत मानने में कभी राजी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसका वो दौर देखा है जब वो सीधा, सच्चा, भोला भाला व्यक्ति था। इसलिए वो उसे बिहेड़ों का बागी करार देते हैं। जगन गुर्जर एक बागी था। मतलब वो मजबूरी में बागी बना, मजबूरी में, कहीं ना कहीं अन्याय की प्रकाष्ठा ने उसे हथियार उठाने के लिए मजबूर किया। वो शौकिया बदमाश नहीं बना, मेरा मानना यह है। और चूंकि उसके गांव के, आसपास के, उसके समाज के, उसके प्रदेश के लोग इस बात से वाकिफ है, इसलिए वो उसे डकैत मानने के लिए कभी राजी नहीं है। और उसके अंतिम संस्कार में वो जो लाखों का हुजूम था, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी अपराधी, किसी भी गुंडे, किसी भी गैंगस्टर के साथ आम जनमानस की इतनी बड़ी संख्या में जनभावनाएं नहीं जुड़ सकती। जगन गुर्जर एक साधारण परिवार का लड़का था। जगन गुर्जर के अलावा उसके परिवार में उसके 3 भाई थे, लाल सिंह, पान सिंह, पप्पू। जो कि लाल सिंह जो उनका भाई था, लाल सिंह एक भगत प्रवृत्ति का व्यक्ति,
जो बाबूजी महाराज के मंदिर में भक्ताई करता था। जैसे ही जगन गुर्जर को जेल हुई, उसके बाद बड़े स्तर पर प्रशासनिक उत्पीड़न उसके परिवार को बर्दाश्त करना पड़ा। उसके भाइयों पर अर्जी सरजी फर्जी मुकदमे लगा के उन्हें भी जेल भेजने का काम किया गया। जगन गुर्जर सारे मामलों में कहीं ना कहीं जमानत से बाहर था या कुछ मामलों में बरी हो चुका था। उसके बाद समाज के जिम्मेदार लोगों ने, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने उसे कहीं ना कहीं तैयार किया आत्मसमर्पण के लिए। जगन गुर्जर ने सामाजिक मान्यताओं का अनुपालन करते हुए, अपने जिम्मेदार गणमान्य जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए, कानून के समक्ष विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया और हथियारों से अपना नाता तोड़ लिया। उसके बावजूद पुलिस की मंशा पूरी नहीं हुई तो पुलिस ने उस पर कट्टे तमंचे और हथियारों की तस्करी का आरोप लगा के उसे धौलपुर जेल में भेज दिया, जहां से उसे हाई सिक्योरिटी जेल में अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद बैरक में जगन गुर्जर और पप्पू गुर्जर जो उसका छोटा भाई था, दोनों साथ थे। उसके बाद कुछ सियासी षड्यंत्र कहूं या प्रशासनिक कोई रंजिश कहूं, उसके भाई को उसके बैरक से अलग बैरक भेज दिया गया और उसके बाद वहां एक षड्यंत्र रचा गया जगन गुर्जर की हत्या का। और अक्सर मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, कई बार मीडिया के भी बयान पढ़े हैं, हमने सुने हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। पर वर्तमान लोकतंत्र की व्यवस्था में जो पक्षपातपूर्ण रवैया और कार्यशैली है, मैं बतौर अधिवक्ता और बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता मैं इस चीज को आश्वस्त करता हूं आपको कि हां, अपराधी की जाति होती है। मैं यहां किसी अपनी बिरादरी के डकैत का महिमा मंडन करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं केवल सच को, समाज को वो आईना दिखाने के लिए खड़ा हूं। अरे भाई, एक व्यक्ति अपराध करता है, समान अपराध और समान अपराधी को आप दंडित करते हो, उसे डकैत बोलते हो। दूसरा व्यक्ति वही अपराध करता है और उसी अपराध की श्रेणी में आता है, आप उसे बाहुबली की संज्ञा देते हो। दूसरा सवाल, उसी डकैत को, उसी बाहुबली को जेल में आप क्या करते हो? एक को इनाम मिलता है मौत का, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, और बाहुबली को आप मीडिया एडवर्टीजमेंट देते हो और उसे एक रोल मॉडल बनाकर टिकट की पेशकश करते हो। एक का राजनीति में पदार्पण होता है और एक का फर्जी एनकाउंटर होता है, और आधार क्या है पक्षपात का? केवल जाति। एक के परिवार का उत्पीड़न होता है, उसके भाई पान सिंह को, लाल सिंह को, पप्पू को, जो बेगुनाह थे, जिनका अपराध की जराइम की दुनिया से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, उनको झूठे सच्चे मुकदमों में एनरोल करके आप जेल भेज देते हो। और कुछ अपराधियों की पति, पिता, पत्नी, माता, परिजन चेयरमैन, विधायकी और सांसदी का चुनाव लड़ते हैं। यह व्यवस्था दोहरी सोच और दोहरी मानसिकता का परिचायक है। समाज को भी समझना होगा कि कुछ जातियों को, कुछ वर्गों को ही प्रशासन और शासन क्यों टारगेट करता है। मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह हूं इस बात का, जब भी हम आंदोलन में जेल रहे, कि जेल के भीतर भी एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, उसके फर्जी एनकाउंटर की पटकथा रची जाती है, और दूसरे अपराधी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वो वीआईपी कल्चर का अनुसरण करता है। और विपिन जी, आप विश्वास नहीं करोगे, न केवल पश्चिम में, पूर्वांचल में और बिहार में जेलों से बड़े बड़े सिंडिकेट संचालित हैं, बड़े बड़े गिरोह संचालित हो रहे हैं। कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी और संपत्ति के मालिक जेलों में बंद हैं। जेल प्रशासन मदमस्त हाथी की तरह उन्हें सुविधाएं मुहैया कराता है अंदर जेल के अंदर, और जो मजबूरी में, विवशता में, लाचारी में हथियार उठाते हैं, उन लोगों के साथ वहां जो क्रूर व्यवहार किया जाता है जेल प्रशासन का, मैं आपको इसके प्रमाण दे सकता हूं। पश्चिम की जेलों में दर्जनों ऐसे खूंखार, कुख्यात, दुर्दांत अपराधी बंद है, जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे पंजीकृत है। पर क्यों? चूंकि वो एक विशेष जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई। आज तक किसी का कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। जितने लैंड माफिया हैं उनसे उनके संबंध है, माइनिंग का कारोबार में उनकी पत्ती है, स्क्रैप कारोबारी वो है। तो ये एक सच्चाई है समाज की, जो समाज को समझनी पड़ेगी। और जाति देखकर जो अपराधियों को, मापदंड अलग अलग है, अपराध के सजा दंड के प्रावधान कानून के हिसाब से नहीं है। एक उसी अपराध में उसी अपराधी का एनकाउंटर हो जाता है, उसी अपराध में उसी अपराधी को राजनीति में रोल मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो समाज को आंखें खोलनी पड़ेगी। न केवल जगन गुर्जर, ऐसे पता नहीं कितने जगन गुर्जरों को फर्जी एनकाउंटर करके मार दिया जाता है। जगन गुर्जर की अगर मैं बात करूं, जो उसका एक सिपे सलार उसके साथ था, जो उसके पांव दबाता था, उसकी मसाज करता था, यार वो उसे मारेगा? इसमें कहीं ना कहीं उसे डराया गया या उसे लालच दिया गया, जिसने उसको मौत के घाट उतारा है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि इस व्यक्ति को तकरीबन 5 गोलियां नशे की दी गई हैं। 3 मिनट तक गला घोटने के पश्चात हो सकता है उसमें सांस हो, और उस व्यक्ति ने विरोध दर्ज नहीं कराई। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट करी है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और उसके बाद एक नया एक तेवर आया निकल के, उसको आप समझिएगा, नए कलेवर में इस मौत को खुलासा किया गया है।
आप कहते हो कि हम अपनी जाति के डकैत को महिमा मंडित करते हैं। भाई साहब, अपराधी की कोई जाति नहीं होती तो मुझे यहां 600-700 किलोमीटर दूर बैठ के कैसे पता लगा कि उसको मारने वाला विष्णु जाट है? इसके पीछे राजनीति है। राजस्थान में अगर आप राजनीतिक एंगल पर विचार करोगे तो सचिन पायलट आने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। सचिन पायलट के जातीय समीकरण फेल करने के लिए, सचिन पायलट की राजनीति को पीछे करने के लिए कहीं ना कहीं इधर विष्णु जाट को मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया गया और दूसरी तरफ पांचना बांध की आड़ में मीणाओं को हमारे खिलाफ करने की साजिश की गई। इधर गुजर मीणा संघर्ष, इधर गुजर जाट संघर्ष। सचिन पायलट वोट बैंक 0। सचिन पायलट को, पिछड़े सचिन पायलट को कहना चाहूंगा, जो 36 बिरादरी हर वर्ग का नेता बन के उभरे हैं राजस्थान में, उनको कहीं ना कहीं सत्ता से और सीएम की कुर्सी से दूर करने का यह षड्यंत्र भी हो सकता है। अन्यथा आप मुझे एक बात बताइए, विष्णु जाट है और जगन गुजर है, यहां 700 किलोमीटर बैठ के किसी व्यक्ति को कैसे जानकारी हुई? मीडिया के माध्यम से। मीडिया को जानकारी कैसे हुई? जेल के रजिस्टर से। और जेल के रजिस्टर में जातियों के प्रावधान की व्यवस्था किसने की? सरकारों ने। सरकार चाहती है कि प्रदेश में जातीय दंगे हो, जातियों में भेद हो, जातियों में विभेद हो, जातीय संघर्ष हो, ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां जातियों की लाशों पर सेक सके। आपने देखा होगा 2008 में हमारे साथ क्या हुआ। हमारे साथ 73 शहीद कर दिए गए थे राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन में। आपने देखा होगा हरियाणा में जाट आंदोलन, आपने देखा होगा पाटीदारों का आंदोलन, आपने देखा होगा पटेलों का आंदोलन, मराठों का आंदोलन। ये सब सरकारों की साजिश का शिकार हैं जातियां। इनको आपस में भिड़ा के हमारे जातीय समीकरणों को तोड़ने की एक उत्सुक प्रयास है ये। 2008 में भी जगन गुर्जर ने, जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। देखिए, जगन एक संवेदनशील भावुक व्यक्ति था। जगन के अंदर सामाजिक प्रेम था। वो सामाजिक किरदार में पदार्पण करना चाहता था। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहता था। इसलिए उसने आत्मसमर्पण करके सादगीपूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया था। चूंकि उस समय वसुंधरा सरकार ने गुर्जर समाज के 73 नौजवानों को, 73 रणबांकुरों को आंदोलन में मौत के घाट उतार दिया था। सीधम सीधा गोली उनकी छाती में मारी गई थी। तो जाहिर सी बात है, जगन तो एक हथियारबंद व्यक्ति था। उसकी जगह अगर कोई और भी होता तो जाहिर सी बात है विरोध दर्ज कराता ही कराता। ये नैतिकता भी बनती है अपने समाज के पक्ष में आवाज उठाना। धौलपुर की राजनीति से इसका क्या संबंध है? देखिए, जगन गुजर समाज में एक बड़ा नाम, उभरता हुआ नाम था। कहीं ना कहीं स्थानीय जो नेता थे, उनकी राजनीति उसकी लोकप्रियता से प्रभावित हो रही थी। वो उनकी आंखों की किरकिरी बन चुका था। इसलिए जगन गुजर को रास्ते से हटाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार से साझा करके, सरकार से मशविरा करके और प्रशासन को भी इसमें इन्वॉल्व करके इस काम को अंजाम दिया गया है। पूरे स्टाफ का वो करना, तबादला करना और सीसीटीवी कैमराज पे कोलगेट लगाना, मतलब एक प्रायोजित है। और इस देश में यदि जगन गुजर की हत्या का खुलासा नहीं हुआ, इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ, जगन गुजर के परिवार को न्याय नहीं मिला, तो आम जन का न्याय पर से, कानून पर से, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाएगा। चलिए, तो एडवोकेट प्रवेश गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।